सबसे पहले आप ये जान लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए स्पीच का मतलब क्या होता है। तो गाइस स्पीच का मतलब होता है भाषण। किसी भी एक भाषण, जैसे आप लेक्चर वगैरह देते हो ना, वही हमारा भाषण होता है। तो किसी भी भाषण को बनाने के लिए आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐड करके एक स्पीच रेडी करते हो। अब ये बात तो समझ में आ गई कि एक स्पीच बनता है सेंटेंसेस से। अब ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? ये सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड्स से, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तभी आप वर्ड्स को ऐड कर करके एक सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब ये वर्ड्स क्या है? तो गाइस ये वर्ड्स से ये 9 कैटेगरीज है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। ये 9 कैटेगरीज ही वर्ड्स के कैटेगरीज है। यानी कि आप एक सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, एक लॉन्ग सेंटेंसेस को, तो आपको इन सब का जानना जरूरी है, तभी आप सेंटेंसेस को बना पाओगे। आप सेंटेंसेस को बना पाओगे तभी आप एक स्पीच रेडी कर पाओगे। तो अगर आपको स्पीच रेडी करना है तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट वॉच करना होगा। चलिए अब हम एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब सभी को डिटेल में जानते हैं। जरा सा भी कोई भी बात अगर आपको डाउट लगती है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। मैं आपको हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से दूंगी, क्योंकि हम पूरे डिटेल में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने वाले हैं। इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाउन क्या होता है, हम नाउन को जानते हैं। नाउन सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि देखिए स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, स्कूल से जब से हम छोटे थे तब से हम डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। और नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ थिंग्स, एन आइडिया, एन एनिमल, ए प्लेस और अ पर्सन। मतलब एक नाउन क्या होता है? थिंग्स होता है, आइडिया होता है, एनिमल होता है, प्लेस होता है, पर्सन होता है, ये सभी क्या है? नाउन है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है नाउन को पहचानने की? अब उतना कौन याद रखेगा? थिंग्स, आइडिया, प्लेस, पर्सन, एनिमल, इतना कौन याद रखेगा? सिंपल शॉर्टकट में याद रखना है। शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे? जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, वो सभी नाउन है। सी, फील, टच, ये सभी नाउन है। देखिए आपके आसपास जितने भी सामान है, वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसे आप देख सकते हो, आप माइक्रोवेव को देख सकते हो, आप वॉशिंग मशीन को देख सकते हो, आप आयरन को देख सकते हो, आप कैंडल को देख सकते हो। यानी कि हाउस, घर में जितने भी सामान है, सोफा, टीवी, कुर्सी, अलमीरा, जो भी सामान है, या फिर बाहर पेड़ आप देख रहे हो, बाहर घर आप देख रहे हो, बाहर ट्यूशन में ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, फोन देख रहे हो, ये सभी क्या है? जो हम देख सकते हैं, ये सभी नाउन है। क्या है? नाउन है। किसी पर्सन को आपने देख लिया, रोहन को देख लिया, रिया को देख लिया, मोहन, सोहन, जो भी है, जिसे भी आप देख रहे हो, पर्सन, जो भी, चाचा, नाना, मामा, मामी, जो भी हो, सभी है नाउन। क्यों? क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं ना। हम जिसे भी देख सकते हैं, वर्ल्ड में जिसे भी आप देख सकते हैं, सभी नाउन है। सभी क्या है? नाउन है। याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बुक, आप बुक देख सकते हैं? बिल्कुल, बुक में तो हम पढ़ते हैं, तो बुक तो हम देख ही सकते हैं। और क्या हो गया? टेबल, टेबल पे तो हम बैठते हैं, टेबल देख सकते हैं। और क्या हो गया? फैन, फैन ऊपर चल रहा, हम देख रहे हैं ना, यानी कि क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। या फिर अलमीरा, ये भी हम देख सकते हैं, अलमीरा को हम देख सकते हैं ना, उसमें कपड़े वगैरह रखते हैं। अगर नहीं देखते तो कैसे रखते? तो देख सकते हैं ना। तो जिससे भी आप देख सकते हो, सभी क्या है? नाउन। तो एक बात तो क्लियर हो गई, सी यानी कि नाउन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है फील, जिसे आप फील कर सकते हो। फील यानी कि हवा, हवा चल रही है, आज ठंडी हवा चल रही है, आज बहुत उमस है और गर्म हवा चल रही है, आज लू चल रहा है, गर्म एकदम हवा चल रहा है। ये आप महसूस करते हो ना? बिल्कुल महसूस करते। क्या आप हवा को देख सकते हैं? आज गर्म हवा चल रहा है, क्या गर्म लिखा हुआ रहता है? नहीं ना, वो हम महसूस करते हैं। ठंडी हवा या गर्म हवा हमारे बॉडी को टच करती है, तब हम उसे फील करते हैं। वो सब क्या है? नाउन है। या फिर आपके बदन में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, जो भी है, इलनेस, बीमारी, आप देख सकते हो। इस लड़के को बुखार हुआ है, आप देख सकते हो बुखार हुआ है। बुखार कैसा दिखता है? आप देख सकते हो।
नहीं देख सकते उसे तो हम फील करते हैं। हम सिर को टच करते हैं, सिर गर्म रहता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसे बुखार हुआ है। तो उसे हम देख तो नहीं सकते है ना, उसे हम टच करके फील करते हैं कि भाई उसका सिर गर्म है, यानी कि उसे बुखार है। आज मेरे पैरों में दर्द है, तो दर्द तो हम देख नहीं सकते कि भाई दर्द कैसे दर्द है, हम उसे फील करते हैं कि भाई बहुत दर्द, चलने में तकलीफ हो रही है, दर्द है। तो दर्द को भी क्या करते हो आप, महसूस करते हो, यानी कि वो क्या है, नाउन है। सॉफ्टनेस, आपने फूल को छुआ, तो फूल को देख के थोड़ी ना समझ में आ गया कि वो सॉफ्ट है, फूल को देख के नहीं समझ में आया वो सॉफ्ट है, हम उसे टच किए हमें फील हुआ, हम उसे छुए ना तो हमें फील हुआ कि भाई वो बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत हार्ड है, तो फील हुआ ना। तो फील जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है, समझ में आ गया, नाउन समझ में आ गया। टच, जिसे आप देख सकते हो उसे आप छू सकते हो, जैसे आप ये पेड़ देख सकते हो ना, देख सकते हो यानी कि नाउन है। सी, देख सकते हैं, छू भी तो सकते हैं, हम पेड़ को जाके छू देंगे, छू भी तो सकते हैं ना पेड़ को। ऐसा नहीं है कि हम छूने जाएंगे तो इनविजिबल हो जाएगा, वो गायब, ऐसा तो नहीं है कि हम उसे छूने जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। पेड़ तो वहीं पर रहेगा, छुएंगे तो भी वहीं पर रहेगा। तो ये क्या है, नाउन है। आप आप टेबल को देख सकते हो, उसे छू भी तो सकते हो। आप फोन को देख सकते हो, फोन को छू भी तो सकते हो, तभी तो हम चलाते हैं फोन। आप कूलर को देखते हो तो कूलर को छू भी तो सकते हो, तभी तो हम उसमें पानी भरेंगे। तो यही चीज है जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप फील करते हो, जिसे आप टच करते हो, सभी क्या है, नाउन। तो बस आपको ये 3 चीज याद रखनी है, सी, फील, टच और नाउन हो गए क्लियर। अब आई होप आपको नाउन कभी लाइफ में परेशान नहीं करेंगे। नाउन बस इतना समझना है, सेंटेंस आसानी से बनेंगे। राम इज अ गुड बॉय, राम क्या हो गया, नाम है ना, यानी कि राम को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, वो क्या है, नाम है, वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से आप नाउन को पहचान लोगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, तो गाइस नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। देखिए नाउन है ना, नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। और नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं, एकदम शॉर्ट। जैसे कि अगर आपने बोला राम इज अ गुड बॉय, क्या हम लोगों ने बोला, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। राम रोज स्कूल जाता है, राम goes to school daily, राम goes to school daily, राम रोज स्कूल जाता है। राम रोज खेलता है, राम plays daily, राम plays daily, या फिर राम plays daily, राम रोज खेलता है। तो गाइस ये क्या, हम लोगों ने हर जगह राम राम, अब हमें एक स्पीच रेडी करना है, राम के बारे में हमें एक स्पीच रेडी करना है, तो क्या हम सब जगह राम लगा दे, राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज क्रिकेट, राम इट्स मैंगो। तो इतना राम 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 लिखते जाएंगे तो क्या स्पीच देखने में अच्छा लगेगा, बहुत ही अजीब सा स्पीच हम लोग का रेडी होगा। तो नाउन जो हम बार बार नाउन यूज नहीं कर सकते स्पीच में। आप एक बार जब स्टार्ट करोगे, राम के बारे में आपको लिखना है, तो जब आप स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग में आपको राम का यूज करना है, यानी कि जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसका नाम स्टार्टिंग में आपको यूज करना है। देन जितना बार वो उसका नाम आएगा, बस आपको राम के बदले ही का यूज कर देना है। ये होता है, राम के बदले हम लोगों ने क्या यूज किया, ही का यूज किया, और यही ही हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो स्पीच ऐसे रेडी किया जाता है, हर जगह आप नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। एक ही पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या बार बार उसका नाम लिखे, नहीं, नाम के बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन जैसे कि मान लो आई हम लोगों ने लिखा, ठीक है, आई यानी कि मैं, ये क्या है, प्रोनाउन है, एज सब्जेक्ट के रूप में ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अगर आई का ऑब्जेक्ट हम देखने जाएं तो होता है मे। आई को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज करोगे, उसने मुझे पेन दिया, ही गेव मी अ पेन, तो मी जो आपने यूज किया ना, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। अक्सर स्टूडेंट जानते हो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, माई कहाँ यूज करें, माइन कहाँ यूज करें। क्यों परेशान होना है, बहुत इजी तरीका है। अगर आपका माई के बाद कोई नाउन आता है, माई के बाद अगर कोई आपका नाउन आता है, जैसे माई पेन, माई बुक, माई ब्रदर, माई सिस्टर, यानी कि माई के बाद आपका जो भी नाउन आता है, नाउन तो आपको मैंने बताया ना क्या होता है,
तो नाउन माई के बाद आपका अगर नाउन आता है यानी कि वो माई, उसमें माई यूज कीजिएगा। लेकिन माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता। माइन लास्ट आपके सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, याद होगा। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, यह मेरा किताब है, यह मेरा, बिल्कुल हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं, एकदम डिटेल में जानेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यह मेरा किताब है, हम बोलेंगे दिस इज मेरा किताब। किताब आपका नाउन हो गया ना, बुक आपका नाउन हो गया, देख सकते, टच कर सकते हैं ना, ये हमारा नाउन है। तो हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। क्यों? क्योंकि मेरा के बाद हमारा नाउन आ रहा था, इसलिए माई का यूज कर दिए। अगर हम बोले यह किताब मेरा है, सेंटेंस बिल्कुल सेम लग रहा ना, यह किताब मेरा है। अब बताइए मेरा के बाद क्या आपका नाउन है? नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे दिस बुक, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह मेरा किताब है। यही आपको बस समझना है कि अगर मेरा के बाद कोई नाउन है यानी कि माई का यूज करना है, उसके बाद नाउन का यूज कर देना है। अगर आपका मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है यानी कि उसमें माइन का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गए। चलिए, ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि पोसेसिव एडजेक्टिव कहाँ यूज करना है, पोसेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप बोलते हैं ना, मैं स्वयं ये काम करूंगा, मैं खुद ये काम करूंगा, उस समय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम माई सेल्फ का यूज करते हैं। ये मैंने आपको प्रोनाउन वाली वीडियोस में कवर करवाया था। हम सारे प्रोनाउन के बारे में नहीं जानने वाले, हम कुछ कुछ प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर ही की बात करें, ही हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हम हिम का यूज करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव हमारा हीज हो जाता है, हीज के बाद आपका नाउन आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, ठीक है, क्लियर। अगर हम सी की बात करें, चलिए गर्ल की भी तो बात करें, तो गर्ल क्यों पीछे रह जाए। सी की बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, इसका अगर पोसेसिव करेंगे तो हर हो यहाँ पर हर हो जाएगा, हर प्लस नाउन लगा देंगे, ठीक है। और जब इसका पोसेसिव प्रोनाउन करेंगे तो हर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, ओके। और जब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। आया होगा आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, प्रोनाउन में समझ में आ गया प्रोनाउन कैसे बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बस आप ये याद रखिएगा कि नाउन, जब एक स्पीच रेडी करते तो हर जगह हम नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, तो नाउन के बदले आने वाले शब्द ही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि एक्शन। आपकी किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन होता है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का एक्शन हो रहा, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का एक्शन हो रहा, मैं बोल रही हूँ, बोलने का एक्शन हो रहा, आप देख रहे हैं, देखने का एक्शन हो रहा, मैं लिख रही हूँ, लिखने का एक्शन हो रहा, आप नोट कर रहे हैं तो आप भी लिख रहे होंगे, तो वहाँ लिखने का एक्शन हो रहा। तो जो भी आप काम करते हैं, फिजिकल रूप से जो आप काम करते हैं ना, वो सभी वर्ब है। A verb is a word of group of words that is used to indicate that something happens or exists. क्या हो रहा है ना, वर्ब ये बताता है। जैसे देखिए, यहाँ पे बहुत लोग खाने बैठे हैं ना, बहुत लोग खाने बैठे, तो यह खाने का एक्शन हो रहा। खाने को हम क्या बोलते हैं? खाना यानी कि खाना। चलिए हिंदी पहले लिखते हैं, उसके बाद मैं एकदम डिटेल में आपको बताने वाली। पहले हिंदी लिख के देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सोने का काम हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा सोना। यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना। यहाँ क्या हो रहा है? चलने का काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा चलना। यहाँ क्या हो रहा है? सोचने का काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा सोचना। एक चीज आपने नोटिस किया, सबके लास्ट में ना 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 ना, और भी अगर लिखे बोलना, लिखना, सुनना, सोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना, सबके लास्ट में ना आ रहा है ना, बोल के देखिए ना आ रहा है ना। तो जिसके भी लास्ट में अगर आपका ना आए, जिसके सेंटेंस में जो आप सेंटेंस बना रहे हो और उस सेंटेंस में आपको लग रहा है कि भाई ये एक्शन हो रहा, तो जिसके भी लास्ट में ना आए वो क्या है? हमारे वर्ब है। वो सभी क्या है? वर्ब है, एक्शन हो रहा। तो यहाँ पे आपका जो खाने का एक्शन हो रहा है, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ईट।
इसे हम क्या बोलते हैं? ईट। ईट मतलब खाना। इसका अगर सेकेंड फॉर्म देखने जाए तो सेकेंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। ठीक है, वर्ब्स के फॉर्म के साथ चलेंगे। सोना, सोना यानी कि क्या हो जाएगा? स्लीप हो जाएगा। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो स्लेप्ट हो जाएगा। अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो स्लेप्ट हो जाएगा। गाइस, अगर आपको वर्ब वाली वीडियोस चाहिए तो आप मेरी वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको ढेरों वर्ब्स मिल जाएंगे। आपको वर्ब्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत वर्ब्स की वीडियो अलग अलग बना रखी हूँ। आप सभी वर्ब्स वाली वीडियोस को देखिए, आपको एकदम वर्ब से जड़ से खत्म हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वर्ब्स में। आप एक एक करके सारे वर्ब्स वाली वीडियो को देखिएगा, सभी अलग अलग है, सभी में आपको अलग अलग वर्ब्स मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ना। पढ़ना को हम क्या बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं ना, या फिर रीड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसका सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो स्टडीड हो जाएगा। रेगुलर वर्ब है, इसके थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे? स्टडीड हो जाएंगे। वर्ब भी टू टाइप के होते हैं, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। अब इसे और भी डिटेल में जानने के लिए आप वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता देती हूँ। जिसके लास्ट में ईडी आते हैं, जैसे कि इसके लास्ट में ईडी है, यहाँ भी ईडी है, तो जिसके लास्ट में ईडी आते हैं वो रेगुलर वर्ब होता है। जिसके फर्स्ट फॉर्म एक अलग होते हैं और सेकेंड थर्ड एक जैसा होता है वो हमारा इरेगुलर होता है। या फिर तीनों फॉर्म अलग होते हैं वो भी हमारे इरेगुलर होते हैं। चलना का क्या होता है? वॉक, ये हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वर्ब्ड, ईडी लगा दिए, ये रेगुलर वर्ब है। इसका थर्ड फॉर्म भी होता है वर्ब्ड, ईडी लगा देंगे। ठीक है, सोचना का क्या होता है? सोचना यानी कि थिंक। इसका अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा थॉट। अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा थॉट। आई होप आपको समझ में आ गए। वर्ब क्या है? वर्ब देखिए, वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, ये आप याद रखिएगा, लेकिन ज्यादा जरूरी होते हैं 3 फॉर्म्स। क्यों? क्योंकि 3 फॉर्म्स अगर हम याद कर लेते हैं ना तो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऐसे बना लेंगे। फोर्थ फॉर्म में आपको जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें ईडी, उसमें आईएनजी आप यूज कर देना, हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 8 लिखा ना, 8 में अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ईटिंग बन जाएगा ना। तो ये ईटिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। इसलिए इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखते वक्त इसे आराम से लिख सकते हो। और फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म में जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है उसे आप लिख देते हो और उसमें एट या ईएस जोड़ देते हो। अब एट किस में जोड़े, ईएस किस में जोड़े, ये डिटेल में जानने के लिए आपको मेरी डे 5 वाली वीडियोस को विजिट करना होगा। उसमें मैंने आपको नाउन क्लियर करवाया है और नाउन में पूरे जड़ से एट कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, सभी डिटेल में मैंने बताया है। अगर आपको वो चाहिए तो वो वीडियो जरूर विजिट करना होगा। इसमें अगर मैं ये भी बताने जाऊँ तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए मैं इसमें ये नहीं बताने वाली हूँ। जिसको अगर आपको नहीं आते हैं तो अपने नाउन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। तो ईट में एस आते हैं तो हम बना देंगे इसे इट्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, बस आपको थर्ड फॉर्म याद करना होता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। आपको इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषण मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, किसी के क्वालिटीज बताना, किसी के गुण को बताना। अरे भाई वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है देखने में, उसकी क्वालिटीज आप बता रहे हो ना, सुंदर है देखने में, बहुत सुंदर है, बहुत मेहनती है, बहुत बहादुर है, वो बहुत डरपोक है, एकदम डरपोक है, वो बहुत लंबा है, वो बहुत मोटा है। तो ये क्या हो गया? उसकी क्वालिटीज आप बता रहे हो, उसके गुण को बता रहे हो ना। तो यही सब तो विशेषता है किसी की। अब विशेषता पहचानने की भी शॉर्ट ट्रिक होता है। पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। An adjective is a word that tells us more about a noun. It describes or modifies a noun. यानी कि जो नाउन होते हैं, नाउन क्या होते हैं? सी फील टच। सी फील टच ये हमारा नाउन होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं और जिसे हम टच करते हैं, वो सभी नाउन है। ये लड़के को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये नाउन है। ये लड़का को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, नाउन है। ये भी लड़का को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी कि नाउन है। तो नाउन की जब आप नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में अगर आप कोई विशेषता को बताते हो तो वही आपकी एडजेक्टिव होती है। चलिए शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं। गुड, बैड, न्यूट्रल। हो गया एडजेक्टिव क्लियर? समझ में आया? गुड, बैड, न्यूट्रल। नहीं समझ में आया ना? चलिए और भी अच्छे से जानते हैं गुड, बैड और न्यूट्रल मतलब होते क्या है। देखिए, गुड मतलब किसी की अच्छाई बताना। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना। तो जब आप किसी की अच्छाई बताओगे ना, अच्छाई कैसी? ये लड़की बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है,
तो आप बताओगे ना भाई ये लड़की बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, तो उसकी आप अच्छी बातें बता रहे हो ना, उसकी अच्छाई बता रहे हो, यानी कि वो आपका गुड हो गया। विशेषता हो गया, उसकी विशेषता आप बताए। या फिर ये लड़की बहुत बहादुर है, किसी से भी भिड़ जाती है, डरती बिल्कुल नहीं है, बहुत बहादुर है। ये लड़की बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती है, दिन रात पढ़ती लिखती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनती है। तो ये तीनों उसकी अच्छाई आप बताए ना, वो ब्यूटीफुल है, वो ब्रेव है, वो हार्ड वर्किंग है, सभी क्या है, उस लड़की की क्वालिटीज आप बताएं। अब ये लड़की की जो आप क्वालिटीज बता रहे हो ना, इसकी अच्छाई बता रहे हो, तो ये क्या आपके एडजेक्टिव है। बुरा यानी कि उसकी बुराई करना, उसकी बुरी बातें बताना। जैसे ये लड़का बहुत डरपोक है, देखिए कितना डर रहा है, तो ये क्या है, टिमिड, बहुत डरपोक है, हमेशा डरता रहता है, बच्चों से भी डरता रहता है। तो ये क्या, उसकी बुराई आप कर रहे हो ना, उसकी बैड हैबिट्स आप बता रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। उसकी विशेषता तो आप बता रहे हो ना कि भाई वो बहुत डरता है, या फिर ये बहुत बेईमान है, सबसे बेईमानी करता रहता है, सबका पैसा मारकर खा गया है, यानी कि उस बेईमान है। तो ये भी उसकी क्वालिटीज आप बताया ना कि भाई वो हमेशा सबको ठगता रहता है, सबको चीट करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, देखने में बहुत ही बदसूरत है, अगली है। ठीक है, तो वो भी क्या आप उसकी तारीफ कर रहे हो कि भाई तुम अगली हो, तारीफ कर रहे हो, नहीं आप उसकी बुराई कर रहे हो कि भाई वो बहुत ही बदसूरत है, बहुत ही कुरूप है, बहुत ही अगली है। ठीक है, अब न्यूट्रल, अच्छाई बुराई तो आपको समझ में आ गया। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल मतलब ना आप उसकी अच्छाई कर रहे हो, ना आप उसकी बुराई कर रहे हो, लेकिन उसकी क्वालिटीज आप बता रहे हो। जैसे ये आदमी कुछ ज्यादा लंबा है ना, जरूरत से ज्यादा लंबा है। मान लो आप खड़े हो, आपके सामने से एक आदमी क्रॉस हुआ और वो कुछ ज्यादा ही लंबा है, तब आप उसको देखकर आप ये थोड़ी बोलोगे छी 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 कितना लंबा है, या फिर अरे वाह कितना लंबा है, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे ना, उसकी तारीफ करोगे ना उसकी बुराई करोगे, लेकिन कमेंट जरूर करोगे। हमारी आदत है, मेरी हो या आपकी हो, कोई भी हो, हम लोगों की ये आदत है, अगर हम कुछ अलग चीज देख लेता है ना, तो वो बिना कमेंट किए हम रुक नहीं सकते, कमेंट जरूर करता है। तो आप आपके सामने से कोई जरूरत से ज्यादा ही लंबा आदमी क्रॉस होगा, तब कुछ ना कुछ तो जरूर बोलोगे, चुप तो नहीं रहोगे, पक्का आपके बगल में जो भी रहेगा आप उससे जरूर बोलोगे कि भाई ये कितना लंबा है, ये तो आप बोले, लेकिन क्या आप उसकी बुराई किए, नहीं, लंबा होना बुराई है ही नहीं। अच्छाई किए, नहीं, लंबा होना अच्छा भी नहीं है। तो ना अच्छाई किए ना बुराई किए, लेकिन उसकी क्वालिटीज आप बताए कि भाई वो लंबा है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लॉन्ग है, लंबा है, टॉल है, यानी कि वो उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहे हो। मान लो ये कुछ ज्यादा ही मोटा है, जरूरत से ज्यादा ही मोटा है। अब आपके सामने से मोटा आदमी जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ए राम कितना मोटा आदमी है, ऐसा तो आप नहीं बोलोगे। या फिर हे वाह कितना मोटा आदमी है, क्या आप ऐसे बोलोगे, नहीं। ना आप उसकी तारीफ करोगे ना आप उसकी बुराई करोगे, आप बस इतना बोलोगे कि कितना मोटा है, बस उसकी विशेषता, उसकी क्वालिटीज वो बताओगे। तो मोटा होना कोई गुनाह नहीं है, मोटा होना कोई गुनाह नहीं है। अब कोई होता है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन गुनाह तो नहीं है, मोटा होना कोई गुनाह है नहीं, लेकिन आगे वाला कमेंट जरूर कर देता है। ठीक है, अब हेल्दी है, कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, तो हेल्दी हो तो उसकी हम बोलेंगे ना वाह कितना क्यूट है, ओलू ओलू सा है, हेल्दी है। और ना उसका बुराई किए ना उसका अच्छाई किए, बस आप बोले कि भाई बहुत हेल्दी है, तो वो भी क्या होगी, उसकी विशेषता बताए। तो इस तरह से हम विशेषता बताते हैं, किसी की विशेषता। गुड बैड न्यूट्रल ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब भी आप इस सेंटेंस में किसी की अच्छाई आप कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, या फिर उसकी विशेषता को आप बता रहे हो, तो वो सब क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको होमवर्क जरूर मिलने वाले, उससे आपके डाउट क्लियर होने वाली है, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। अब है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ड, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखिए ये जो एडवर्ब होता है ना, एड यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब यानी कि वर्ब, यानी कि दो एडजेक्टिव और वर्ब को मिलाकर एडवर्ब हम लोगों ने बना दिया। और ये जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, मतलब उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये लड़की खा रही है, ठीक है, दिख रहा है खा रही है, तो मान लो ये धीरे धीरे खा रही है, इसका नाम रिया है। हम बोलेंगे
रिया eats slowly. रिया eats slowly. रिया कैसे खा रही? eat क्या है? एक्शन हो रहा, ठीक है। अब मैं सिंपल बोलती रिया eats, रिया खाना खाती है। अब मैंने उसमें स्लोली लगा दिया तो ये ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया ना कि रिया जो है धीरे धीरे खाती है। मैंने खाना को और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, उसे और अच्छे से क्लैरिटी दे दी कि भाई रिया जो है ना धीरे धीरे खाती है। तो एडवर्ब का काम ये होता है वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करना, ठीक है, ध्यान रहे। मैंने ये आपको एडवर्ब वाले वीडियो में बताया था एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रियरली, नेवर, ये सब क्या हमारे एडवर्ब है। जस्ट, नाउ, टुडे, टुमारो, ब्यूटीफुली, सर्टेनली, वेल, फास्ट, हार्ड, ये सब हमारे क्या है? ये सब एडवर्ब है, ठीक है। अगर एडवर्ब को फिर ज्यादा अच्छे से वीडियो चाहिए तो मैंने एडवर्ब पे भी वीडियोस बना रखी हूँ, आप उसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए ये वर्ब है ईट यानी कि खाना, खाने का एक्शन हो रहा है और एक्शन को ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई किसने किया? स्लोली। अगर हम बोले रिया ईट्स जेंटली, रिया जो है आराम से खाती है। पहले हम लोगों ने बोला रिया ईट्स, रिया खाना खाती है। अब रिया जो है बहुत ही धीरे धीरे आराम से खा रही है, मजा, खाना का मजा लेते हुए खा रही है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई वो बहुत मजा लेकर खा रही है। रिया ईट्स जेंटली, बहुत आराम से खा रही है। तो खाना को और भी उसके जो खाने का एक्शन और उसको मॉडिफाई किसने किया? जेंटली ने किया। अगर हम बोले रिया ईट्स फास्ट, रिया तेजी से खा रही है, जल्दी 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 खाई जा रही है। तो और रिया का खाने को डिस्क्राइब किसने किया? फास्ट ने। अच्छे से कौन क्लियरिटी दिया? फास्ट लगा दिए तो पता चला ना कि रिया तेजी से खा रही है। तो ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं ना, यही वर्ड्स है एडवर्ब, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। यानी कि जो भी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो सभी क्या है? एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है preposition. A preposition is a word usually placed before a noun or pronoun to show its relation the same other words in the sentence. देखिए ये ना रिलेशन बताता है। अब देखिए पहली बात मेरी सुनिए, प्रीपोजिशन, प्री यानी कि पहले और पोजिशन यानी कि जगह। जगह, कोई वस्तु किस जगह पे है ये डिस्क्राइब कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। कोई वस्तु किस जगह पे है। मान लो ये डॉग आपको कहाँ दिख रहा है? टेबल पे दिख रहा। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? द डॉग इज ऑन द टेबल। मान लो आपने एक डॉग को पाला है घर में, अब वो डॉग जाकर टेबल पे बैठ गया, आपको मिल नहीं रहा था, तो आपने अपनी बहन से पूछा कि डॉग कहाँ है। तो आपकी बहन आपको बोली द डॉग इज ऑन द टेबल। जो डॉग है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है, या फिर द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठा है। आप यहाँ पर सिटिंग का यूज कर दोगे तो बैठने का सेंस निकलेगा। द डॉग इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो डॉग है वो टेबल के ऊपर बैठा है। तो ये डॉग कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो पोजीशन हम बताए ना, डॉग का पोजीशन क्या है? टेबल के ऊपर है। प्रीपोजिशन तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, इन हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया, अबाउट हो गया, बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया, बहुत सारे होते हैं प्रीपोजिशन। अगर आपको प्रीपोजिशन पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने 1 घंटा की रिसेंट में मैंने अब 1 घंटा के प्रीपोजिशन वाली वीडियोस अपलोड कर रखी हूँ। आप उसे विजिट करोगे तो लाइफ में कभी प्रीपोजिशन आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पूरे अच्छे से सीख जाओगे। तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा प्रीपोजिशन जानने के लिए। इसमें तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं? किसी की पोजीशन बताने के लिए, किसी की जगह को बताने के लिए। तो यहाँ पर डॉग की जगह को कौन बताया? प्रीपोजिशन बताया ना। अगर ऑन नहीं लिखते तो हम क्या बोलते? द डॉग इज द टेबल, डॉग टेबल। इसका मतलब क्या हो गया? डॉग कहाँ है? टेबल है, डॉग टेबल है, ऐसा मतलब हुआ ना। लेकिन ऑन लगा दिए यानी कि टेबल के ऊपर है। ऑन का मतलब भी समझ में आ गया, ऊपर है। अगर डॉग नीचे रहता, द डॉग इज अंडर द टेबल, जो डॉग है वो टेबल के अंदर है। इस तरह हम अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करके डॉग की पोजीशन को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये होते प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पे अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरी प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट और भी देखते हैं हम, और भी हमारे बाकी है। अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है?
कंजंक्शन यानी कि दो वस्तुओं को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम ही कंजंक्शन करता है। और कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। देखिए, मान लीजिए आपने एक जूता खरीदा है, ठीक है। जूता देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट इसे पहनने में आप कंफर्टेबल नहीं है। जूता देखने में काफी अच्छा है तो हम बोलेंगे माई शूज लुक ग्रेट। मेरा जो जूता है ना, देखने में बहुत अच्छा है, ठीक है। बीच में क्या लगेगा वो बाद में देखेंगे। आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं है पहनने में, जो है ना कंफर्टेबल नहीं है। मेरा जूता तो बहुत अच्छा है लेकिन पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। तो ये बीच में हम जो सेंटेंसेस को बोले कि मेरा जूता बहुत अच्छा है लेकिन पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन के लिए क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन आपने पढ़ा है, कंजंक्शन आपने पढ़ा है तो आप बता दोगे। लेकिन के लिए क्या यूज करेंगे भाई? लेकिन के लिए यूज करेंगे बट। बट यानी कि लेकिन। माई शूज लुक ग्रेट, मेरा जूता अच्छा है बट यानी कि लेकिन। आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट कंफर्टेबल नहीं है, आरामदायक नहीं है। ये हमारे बट क्या है? कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या किया? दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया ना। एक हो गया माई शूज लुक ग्रेट और एक हो गया आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। दो सेंटेंसेस को किसने जोड़ा? बट ने जोड़ा। अगर बट नहीं लगाते तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता, ठीक है। तो यही होता है कंजंक्शन का काम। दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस को आपस में कौन जोड़ते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन भी बहुत होते हैं, बट, एंड, as soon as far as, because और ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन पे भी मैं बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे अच्छे से कंजंक्शन को बताया है और काफी लोगों ने उसे पसंद भी किया है। चलिए, कंजंक्शन भी हो गया क्लियर। इससे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी हूँ तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में जाते हैं। अब है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि इंजेक्शन। टर हटा दिए तो हमारा हो गया इंजेक्शन। इंजेक्शन पढ़ने पर अचानक से फीलिंग आती है ना भाई, एकदम जोर से इंजेक्शन लग गया। अचानक से फीलिंग आती है ना, तो अचानक से आने वाली फीलिंग ही हमारी इंटरजेक्शन होती है। अचानक आई फीलिंग। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर। आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया, आपको ये पता था कि हाँ मुझे बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन क्या मिलने वाला है आपको ये नहीं पता था। अचानक किसी ने अच्छी गिफ्ट दे दी, आप देखकर सरप्राइज हो जाओगे, वाह कितना अच्छा गिफ्ट है। तो आपको अचानक से फीलिंग आएगी ना कि वाह कितना अच्छा है। तो अचानक आई फीलिंग को ही इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदने गए, आप पास के मॉल गए कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। अब आपने इंटर किया, मॉल के अंदर इंटर किया, आपने देखा यहाँ पर एक कपड़ा रखा हुआ है और आपको ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा। आप देखते ही बोले वाओ व्हाट अ ड्रेस, वाओ व्हाट अ ड्रेस, कितना अच्छा ड्रेस है ये। तो आप अचानक आए, आपको पहले से पता था कि भाई मैं जाऊंगी मॉल और मुझे सामने ही बहुत अच्छा कपड़ा दिख जाएगा, आपको ये पता था? नहीं, आप ये तो जानते थे कि हाँ भाई वहाँ बहुत सारे कपड़े होंगे, अब पसंद आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे क्या पता, अब पसंद आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपके अंदर से ये अचानक फीलिंग आएगी ना, जब आप इंटर करोगे अच्छे से कपड़े देख के अचानक से आपको फीलिंग आएगी वाह कितना अच्छा कपड़ा है ये। तो ये फीलिंग है हमारी इंटरजेक्शन होती है। कि या फिर आप मैच वगैरह जीत गए तो आप बोलते हो ना हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे, आप खुशी मनाते हो ना। तो ये भी क्या अचानक फीलिंग आती है ना, अचानक जीतेंगे तभी तो अचानक खुशी मनाएंगे। चीयर्स, आप कोई खेल रहा था आप उसे चीयर्स कर रहे हो ना कि भाई तुम अच्छा खेल रहे हो, खेलो खेलो अच्छा खेल रहे हो, चीयर्स कर रहे हो, उसे खुश कर रहे हो। वो भी अचानक फीलिंग, आपने देखा कि भाई वो अच्छा खेलने लगा तो अचानक आपके मुंह से आवाज आएगा कि भाई तुम खेलो अच्छा खेलो, ठीक है। नेक्स्ट, वो कोई अच्छा तारीफ वाला काम करेगा तो उसके पीठ को थपथपाते हुए हम कहते हैं ना वाह तुमने अच्छा काम किया। तो वो भी अचानक, आप वो अच्छा काम किया तभी तो आपने अचानक उसे शाबाशी दी, वरना आप क्यों देते, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। चलिए अब लास्ट देखते हैं। लास्ट है आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। अब बताइए ये क्या है? अम्ब्रेला है, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं, इसकी इंग्लिश अम्ब्रेला, सभी को स्पेलिंग आती है ना अम्ब्रेला। ये क्या है? ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी हम स्पेलिंग लिख देंगे यूनिवर्सिटी, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब बनाएंगे, इसमें क्या लगाते हैं हम, ये तो जानते हैं ना, इसमें क्या लगता है, ए या ए एन। दो वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहे, ठीक है, अभी ए और ए एन में कंफ्यूजन दूर करते हैं, देन हम दो में जाएंगे, ठीक। तो अब किसमें ए लगाए, किसमें एन लगाए, तो यू हमारा वॉवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी कि हमारे वॉवल्स है ना, बिल्कुल है, सही तो पढ़ा हम लोगों ने, यही तो वॉवल्स है। तो यहाँ पर यू है तो क्या लगा देंगे हम लगा देंगे ए एन, ठीक है, वॉवल्स है, यू तो वॉवल्स है, देखिए वॉवल्स है, ए एन लगा दिए। यहाँ पे यू है तो क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, सही है? बिल्कुल नहीं, ये सही है बट ये गलत है। क्यों गलत है मैम, एक्सप्लेन कीजिए। यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ए एन सही हो गया, यहाँ ए एन सही नहीं हुआ, क्यों? इस पे भी रीजन है। तो रीजन क्या है, रीजन को जानते हैं, रीजन जान जाएंगे तो ये सवाल नहीं करेंगे। देखिए हमारा क्या होता है, वॉवल्स जब रहेंगे, वॉवल्स रहेंगे तो हम ए एन लगाएंगे, राइट, और जब कॉन्सोनेंट रहेंगे तो कॉन्सोनेंट में क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, राइट, सही बात है। वॉवल्स क्या होता है हमारे, ए ई आई ओ यू, यानी कि हिंदी में मात्रा देखे ओ आ ई, यानी कि ओ से आ तक जो भी होते हैं, ओ से आ तक जो भी आते हैं वो क्या है, हमारे वॉवल्स हैं। ओ से आ तक आने वाली जितनी भी मात्राएं हैं सभी क्या है, वॉवल्स हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, हम इसका हिंदी लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, अम्ब्रेला, ठीक है, हिंदी मैंने सही लिखा ना, ओ आया ना, ओ यानी कि हमारे ए एन लाएंगे। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, नहीं गलत लिखा ना मैंने, हाँ गलत लिखा, चलिए इसे सही करते हैं, होगा यूनिवर्सिटी, ठीक है, अब मैंने सही लिखा। यूनिवर्सिटी ऐसे होता है ना, अब देखिए क से ज्ञ तक आने वाले सभी को हम व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ जो य आया ना, इसे यूनिवर्सिटी य, तो क ख ग घ में य आता है ना, क ख ग में य आता है ना, ओ आ में आता है, क ख ग घ में आता है, तो क ख ग तो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ तो ए लगता है, तो ए एन क्यों लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और वोवल्स के साथ ए एन लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा आवर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, हो आया ना, यानी कॉन्सोनेंट है, ए लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बोले एप्पल, एप्पल बोले तो ए ऐसे हम लिखते हैं ना एप्पल, यानी कि ए आया ना, ये इसमें ए एन लगाएंगे, ठीक है। ए और ए एन वाला कंफ्यूजन आपको क्लियर? चलिए इस पे कुछ ए और ए एन वाला पे कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखेंगे दो में कंफ्यूजन को क्लियर। चलिए दो में कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। आर्टिकल वो तो सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बिल्ली जो है दूध पी रही है, तो हम बोलेंगे कैट ड्रिंक्स मिल्क। यहाँ कैट बैठी है, ये कैट वाइट है ना, हम बोलेंगे कैट इज वाइट। यहाँ पे दो लगा दे, दो का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, दो लगा दे रहे हैं। यहाँ पे दो का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, दो लगा दिए। अब बताइए सही है, ये गलत है, ये सही है। क्यों भाई, ऊपर वाला दो कैसे नहीं लगा, नीचे वाला दो कैसे लगा? यहाँ पर देखिए कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध पीती है। आप किसी एक बिल्ली का बात बोल रहे हैं? नहीं, वर्ल्ड में जितना बिल्ली है, जितनी कैट्स है, वर्ल्ड में जितनी कैट्स है सभी तो दूध पीती है, सभी दूध पीती है, सभी कैट्स दूध पीती है। तो आप किसी पर्टिकुलर कैट की बात नहीं कर रहे हैं, आप वर्ल्ड की जितनी कैट है सभी के बारे में बता रहे कि बिल्ली दूध पीती है। लेकिन यहाँ बोले द कैट इज वाइट, बिल्ली वाइट है। अब बिल्ली, सभी बिल्ली वाइट है? वर्ल्ड में जितनी बिल्लियाँ है, जितनी कैट्स है, क्या सभी वाइट है?
नहीं, आप किसी एक पर्टिकुलर कैट के बारे में बोले, किसी एक कैट के बारे में आपने देखा कि आपके घर में एक कैट है और उसके बारे में आपने बताया कि आपकी जो बिल्ली है वो कैट है। द कैट इज वाइट। जब आप किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बोलोगे, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो क्या एक ही आदमी मरणशील है कि वर्ल्ड में जितने आदमी है सभी मरणशील है? आदमी नहीं, सभी, जितने मैन वुमेन है सभी, जितने पर्सन है वर्ल्ड में सभी मरणशील है, सभी मॉर्टल है, सभी को एक ना एक दिन मरना है। कोई किसी को वरदान नहीं मिला है पूरे लाइफ जीने का, ठीक है? किसी को वरदान नहीं मिला, सभी एक दिन सभी एक ना एक दिन मरना है। तो जब आप जब तो आप सभी पर्सन की बात करो ना कि मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है, तो वहां पे आप किसी पर्टिकुलर मनुष्य के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। लेकिन आप बोलोगे द मैन इज रनिंग, द मैन इज रनिंग, मनुष्य एक आदमी दौड़ रहा है, मैन इज रनिंग। अब हर आदमी दौड़ रहा है? आप भी, मैंने क्या बोला, मैन इज रनिंग, आदमी दौड़ रहा है। क्या वर्ल्ड में जितने आदमी है सभी दौड़ रहे हैं? नहीं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को मैंने देखा वो दौड़ रहा है, तो मैंने उस आदमी को डिस्क्राइब करते हुए बोला कि वो आदमी दौड़ रहा है। मैंने उस आदमी को डिस्क्राइब करके बोला कि आदमी दौड़ रहा है, तो मैं दौड़ लगाऊंगी। आप ध्यान रखिए, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जब आप किसी पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे आप दौड़ लगाइएगा, ठीक है? और वर्ल्ड में जितने भी हैं सभी को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, सभी के बारे में आप बताते हो, तो वहां पे दौड़ नहीं लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स विद पिक्चर। पिक्चर के साथ हम लोगों ने सभी को सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसे बनाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहता है कि आपको वीडियोस कैसी रहती है। आपकी कमेंट का इंतज़ार हमेशा रहता है कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती है। तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपको अच्छी लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ पाए, बांट कर हम पढ़ाई करें, सब मिलजुल कर हम पढ़ाई करें, ठीक है? और भी अच्छे से हम एक दूसरे से डिस्कस। अगर आप मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा तो मैं लाइव भी आऊँगी आपको पढ़ाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। आप इसे बहुत स्टूडेंट को शेयर कीजिए, ताकि सभी मेरे साथ जुड़ पाए और मुझे और भी मोटिवेट मिले आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट लाने के लिए, न्यू तरीके से समझाने के। तो प्लीज़ गाइज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि हाँ आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और गाइज अगर आपको प्रीपोजिशन की 1 आवर वाली वीडियोस को विजिट करना है, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी प्रीपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए, स्पेशली आप ही लोगों के लिए 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लेकर आई हूँ, ताकि आप 75 डेज में इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तभी इन 75 डेज में आप लोग इंग्लिश सीख पाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।